ओके जी, कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 31 to 38 डेट एंड टाइम फंक्शंस पासिंग दम डेटा एंड गेट डेटा फ्रॉम देम। जी आलम भाई कैसे हैं? आज आप लेट हो गए या मैं जल्दी आ गया? अच्छा जी। और सेहत तबीयत ठीक है? ओके जी, गेट नेम ऑफ टुडे करते हैं तो आज आ गया थर्सडे। दिन बढ़ गया या चेंज हो गया? अच्छा जी, तो आज इसका इंडेक्स क्या आ रहा होगा? 4 आ रहा होगा। आप कह रहे हैं अभी तक मैं अलर्ट पे हूँ, आप तो डेट तक पहुँच चुके हैं। पहुँच तो गए हैं ना, अब बस यही चीज़ है ना, वो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। आज हमारा इंडेक्स जो है वो 4 रहेगा। लेट नाउ इक्वल टू न्यू डेट, लेट टुडे या फिर लेट डे नेम इक्वल टू नाउ डॉट गेट टुडे। ठीक हो गया जी। अभी हमें रिटर्न क्या करेगा? डे नेम जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? 4 के। तो हमारे पास एक लेट डे नेम्स इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमारे पास ये वैल्यू एक हमने एक एरे बना लेनी है और लेट डे नेम इक्वल टू डे नेम इक्वल टू डे नेम्स में हम क्या पास करेंगे? डे नेम। ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास डे नेम क्या हो जाएगा? थर्सडे वैल्यू आ जाएगी। 0 1 2 3 और ये 4। जी रिजवान भाई रिवाइज कर दूँ, ये समय लग गई है। लेट नाउ न्यू डेट से हमारे पास क्या आएगा? एक डेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उस डेट ऑब्जेक्ट में से हम टुडे निकाल सकते हैं, आज का दिन। जब गेट टुडे करते हैं तो हमारे पास दिन का नाम तो नहीं आता है, लेकिन एक नंबर आ जाता है। 0 जो बराबर होता है वो होता है बराबर संडे, 1 इक्वल टू मंडे, उसी तरह 2 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक हो गया जी। तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी आज? 4 आएगी। ठीक हो गया जी। तो हमने एक एरे बनाई हुई है डे नेम्स और उसको उसी तरतीब से रखा है। 0 पे संडे, 1 पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इंडेक्स 0 से है ना? हाँ जी, तो इंडेक्स 0 से ना, जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तो उस टाइम ही 0 से स्टार्ट किया इन्होंने। कह लें गलती होगी इनसे। हाँ जी, एक्चुअल में नंबर 10 है ना टोटल, 0 से लेकर 9 तक होता है। तो सबसे कम जो नंबर है वो 0 है, तो 0 से ही स्टार्ट किया जाता है फिर। वो डिपेंड करता है कि किस मुल्क में क्या तरतीब रखी गई है। अब हम जो मानते हैं वो मंडे को है कि मंडे से स्टार्ट होता है। एक्चुअल में वैसे भी वीक डेज कह लें, हम काम के दिन को पहला दिन कहते हैं, वो छुट्टी के दिन को पहला दिन कहते हैं।
डे नेम इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, डे नेम्स क्या है हमारे पास, एक एरे है। उस एरे में अगर हम 4 पास करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, थर्सडे आएगी। तो डे नेम जो वो हमारे पास थर्सडे बन जाएगा। ये वैसे ही बस दिखाने के लिए है, और ये भी ठीक है। तो कोड ये है एक्चुअल में, और ये भी बस समझाने के लिए था। न्यू डेट से एक हमारे पास डेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो हमने स्टोर कर लिया 9 में। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी शहजादे, अच्छा, आज हॉस्टल वालों ने तो नहीं जल्दी उठा दिया? अच्छा ओके जी, गेट नेम ऑफ टुडे, कैलकुलेट डेज पास्ट सिंस आई बॉर्न। ये डेट रखते हैं तो अच्छा जी 9911 11 हमारे पास हमने स्टैटिक डाटा रखा हुआ था। ये तो इसको करें स्किप। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, DOB। ओके जी, फ्राइडे से अब तक कितने दिन गुजर चुके हैं, 20 दिन गुजर चुके हैं। व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे, तो नेक्स्ट बर्थडे कुछ भी कर लें, 2023 की जनवरी 1, तो 254 दिन के बाद बर्थडे है। तो ये डेट के रिलेटेड था। ग्रीट यूज़र, एंटर योर नेम, हम लिख देते हैं तलहा। ओके किया तो गुड आफ्टरनून तलहा आ गया। अच्छा, अब ये आफ्टरनून, अब ये जो चीज़ें हैं ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, अभी आप लोग टाइम के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ना, कि वैल्यू अगर आप लोगों के पास जब आवर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ही लेट नाउ इक्वल टू न्यू डेट, लेट आवर इक्वल टू 9 में से गेट आवर्स करो, कंसोल डॉट लॉग, क्या आएगा इस टाइम, कौन कितने, वो तो मुझे भी पता है, आना क्या है, आवर में क्या आएगा जी उमर भाई, 17, 5 बज रहे हैं ना, 12, 5, 17। ग्रीट यूज़र तलहा कंसोल डॉट लॉग में 17 आ रहा है, ठीक हो गया जी। अब इसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं, लेट सपोज लेट मैसेज या फिर लेट ग्रीटिंग मैसेज इक्वल टू ब्लैंक छोड़ दें, और अब यहाँ पे कंडीशन लगा लें, इफ़ आवर लेस देन 12, तो क्या करें, ग्रीटिंग मैसेज इक्वल टू, इसमें गुड पहले ही लिख दें, स्पेस भी लगा दें, और अब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगा दें, तो पहले जितना भी टेक्स्ट होगा उसके साथ ही अब ये ऐड हो जाएगा। तो मॉर्निंग इफ़ आवर ग्रेटर देन
और इक्वल टू 4 एंड आवर लेस देन 12, मतलब कि सुबह के 4 बजे या उससे बड़ी वैल्यू हो और 12 बजे से कम की वैल्यू हो, तो फिर क्या करो, मॉर्निंग। एल्स इफ आवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 और आवर लेस देन नहीं 12 जमा 4 16 कहते हैं। तो अब ये 4 बजे तक, तो इसको अब कह दें नून, गुड आफ्टरनून। एल्स इफ जी आवर ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, इसको फिर हम करते हैं 17 कि 5 बजे से पहले मीन्स के 4:59 तक वैल्यू रहे। और इसको अब हम करेंगे 17 कब से लेकर कब तक इवनिंग होगा, इवनिंग कब तक होगा, 7 बजे तक होता है ना, 8 बजे कर लें। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे जी, 20 आएगी। मीन्स के 8 बजे से पहले आपका इवनिंग होगा। एल्स में क्या आएगा, ग्रीटिंग मैसेज प्लस इक्वल टू नाइट। आवर सुबह के 4 बज रहे हैं या 4 से ज़्यादा हो चुके हैं और 12 बजे से पहले मतलब कि 11:59 तक आपका क्या कहलाएगा, गुड मॉर्निंग। एल्स इफ अगर तो 12 बज रहे हैं या 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है और 5 बजे से पहले तो आपका होगा आफ्टरनून। उसके बाद 5 बज रहे हैं या 5 से बड़ी वैल्यू हो चुकी है और 8 बजे से पहले 7:59 तक इवनिंग होगा। अगर तो कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब टाइम ज़्यादा ही है, तो वो हमारा नाइट कहलाएगा। मिडनाइट भी होता है, वो तो फिर 12 होते हैं जी। एंड पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही बस वो बचनी है। अगर तो आप इससे ज़्यादा एक और कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो फिर एल्स इफ लगाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे भेजना है यूज़र नेम ग्रीट यूज़र, लेट मैसेज इक्वल टू ग्रीटिंग मैसेज प्लस यूज़र नेम। और अब हम यहाँ पर मैसेज भेज देंगे। ग्रीट यूज़र में हमारे पास क्या मिलेगा, मैसेज है, तो ग्रीट यूज़र हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हम इसको डायरेक्ट मैसेज ही गेट कर लेते हैं। अब शो आउटपुट में हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ मैसेज करेंगे ना, यहाँ पे मैसेज। शो आउटपुट में देखें क्या हो रहा होगा, यहाँ पर उसको मैसेज मिल रहा होगा और उस मैसेज को शो करवा देगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ग्रीट यूज़र हमारे पास तलहा, गुड इवनिंग तलहा आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आवर जो भी इस टाइम आ रहा है, हम आवर को खुद से ही रिप्लेस कर देते हैं, फ़िलहाल 4 कर देते हैं। 4 का मतलब क्या टाइम हो रहा है, 4 का मतलब सुबह के 4, सुबह के 4
तो यहाँ पर ग्रीट यूज़र अहमद, तो गुड मॉर्निंग अहमद आ गया। 11 भी कर दें तब भी ये गुड मॉर्निंग ही करेगा। गुड मॉर्निंग उस्मान आ गया। 12 कर देते हैं तो अब हमारे पास वैल्यू जाएगी वो काशिफ, तो गुड आफ्टरनून काशिफ। उसी तरह अब जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी आवर में, कौन सी वैल्यू आ रही होगी? आवर में क्या वैल्यू आएगी इस टाइम? 17 आएगी ना। 9 में से गेट आवर्स करें तो वैल्यू हमारे पास आएगी 17। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन चलेगी? ये वाली कि आवर 17 है या 17 से बड़ा है, तो क्या करो, गुड इवनिंग वाला मैसेज चला दोगे। जी ये क्लियर है? जी बताएं, ग्रीट यूज़र बटन में क्या हो रहा है? बल्कि आप खुद देख के कर सकते हैं। हमने ग्रीट यूज़र बटन पे क्लिक करना है, इस बटन पे ग्रीट यूज़र पे, तो ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक हो गया जी। अब इस कोड को देखें खुद से कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्या लगी? जो भी वो इंटर करेगा यूज़र, एंटर योर नेम करेगा, प्रॉम्प्ट के ज़रिए वैल्यू ले लेगा, स्टोर हो जाएगी यूज़र नेम में। इतना तो हो गया। अब देखें डेट वगैरह, वो जो डेट ले रहे हैं 9 आ रही, उसके अंदर स्टोर हो जाएगी जाके। हाँ जी, स्टोर हो जाएगी 9 में। ठीक हो गया जी। 9 की डाटा टाइप क्या होगी? नंबर नहीं आएगी इसकी, डेट की और ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया जी। इसकी डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट में ही हम डॉट लगा के वैल्यूज़ को गेट करते हैं। ठीक हो गया जी। 9 में से गेट आवर्स करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? तो जितने भी आवर्स होंगे वो जी अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:12 आएगी वैल्यू। जी। ग्रीटिंग मैसेज इक्वल टू गुड और साथ में स्पेस हम छोड़ रहे हैं। इफ़ आवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 से बड़े होंगे, 4, मतलब 4 हो या 4 से बड़ी वैल्यू हो, और आवर जो है 12 से कम हो, मीन्स के 11 से लेकर 11:59 तक, सुबह 4 से 11:59 तक, तो क्या वो वाला टाइम हो रहा है? तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा और मॉर्निंग नहीं इस टाइम आएगा। फिर एल्स इफ़ आवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, मीन्स के दोपहर के 12 बजे, 12 बजे से लेकर आवर जो हो 17 से कम हो, मीन्स के 5 से कम हो, तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ये भी फॉल्स है, तो आफ्टरनून का टाइम भी गुजर चुका है। एल्स इफ़ आवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, मीन्स के 5 बज रहे हैं, ये कंडीशन हमारी ट्रू है इतनी अब तक। अगर नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो तो फिर ये वाला कोड वर्क करेगा। और आवर लेस देन 20, तो क्या आवर लेस देन 20 है? 8 बजे से कम है अभी, तो हमारा ग्रीटिंग मैसेज जो होगा वो इवनिंग का होगा। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स ग्रीटिंग मैसेज प्लस इक्वल टू नाइट, कि अगर कोई भी इनमें से मैच ना कर रहा हो तो वह रात का ही वक्त होगा, मीन्स के रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे से पहले रात के 8 से 3:59 तक मॉर्निंग के, तो वो आपको गुड नाइट ही शो करवाएगा। जी ठीक है। फिर उसके बाद मैसेज में हम क्या कर रहे हैं, ग्रीटिंग मैसेज को प्लस करो, किससे करो? यूज़र नेम के साथ, यूज़र नेम जो प्रॉम्प्ट के ज़रिए आ रहा था।
ग्रीट यूज़र में एक और फंक्शन बना हुआ है ग्रीट यूज़र, उसमें मैसेज हम पास कर रहे हैं वो हमें गेट हो जाएगा इस फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में। और शो आउटपुट एक और फंक्शन बना हुआ है जिसमें हम डॉट इनर एचटीएमएल की मदद से आउटपुट दिखाते हैं। तो शो आउटपुट में मैसेज पास कर रहे पहले हैं। कहीं आपने ये बनाया होगा। हाँ जी, ये ऊपर बना हुआ है यहाँ पर। जी यहाँ पर वो हमारे पास अब मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर हम मैसेज को ही शो करवा रहे हैं। ये तो पहला जी ठीक हो गया। वैसे कोई सवाल किसी का? जी फैसल भाई, सवाल नहीं है, ये समझ नहीं लगी है। अच्छा, तो फिर सवाल मैं पूछ लूँ। ओके जी, गेट मिनट्स करें तो क्या वैल्यू आएगी? इस वक्त जो मिनट होगा वो 15 आएगा। मिनट ये जो इस मिलेगा। टाइम 13। ठीक हो गया जी। हमारे सिस्टम में जो इस टाइम टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली 13 मिनट। ठीक हो गया जी। गेट सेकंड से सेकंड्स आ जाएंगे। गेट मंथ क्या वैल्यू आएगी? महीना आएगा और जी तीन आएगा। शुरू ज़ीरो से ही करना है। शुरू ठीक है, ये ठीक है। क्या कहते हैं, दिन का नाम और महीने का नाम ये ज़ीरो से शुरू होगा। तो क्या आएगा उस्मान भाई? तीन आएगा। ठीक होगा जी। हमारे पास आवर की अब जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। गेट मंथ हो गया। गेट फुल ईयर। गेट फुल ईयर की मदद से आपके पास क्या वैल्यू आएगी? साल आ जाएगा 2022 से। सर ये कलर अकेला लिखने से नहीं आएगी? नहीं, ये कोई फंक्शन नहीं है, मेथड नहीं है कोई भी ना। गेट फुल ईयर ही है। ओके जी। गेट डे हो चुका है, गेट मंथ, गेट मिनट्स, गेट सेकंड्स, गेट टाइम। गेट टाइम से होता क्या है? 1970 से लेकर 1 जनवरी 1970 मिडनाइट से लेकर अब तक जितना भी टाइम गुजर चुका है उसको वो मिली सेकेंड्स में बताएगा। जी टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प वो ऑब्जेक्ट में वैल्यू आती है हमारे पास। वो ऑब्जेक्ट में वैल्यू आती है हमारे पास। वो आती है सेकंड्स और मिली सेकंड्स में। सेकंड्स, मिली सेकंड्स और फिर साथ में नैनो सेकंड्स भी। इसमें तो हमने मिली सेकंड्स पढ़ा है ना जी। वो डिपेंड करता है कि टाइम स्टैम्प किस तरह बनाया हुआ है, क्योंकि वह जावास्क्रिप्ट का अपना तो नहीं बनाया है, वो खुद से ही बनाया गया है टाइम स्टैम्प। क्या टाइम हो रहा है? ऑलराइट जी, क्लियर है ये? तला भाई, ग्रीट यूज़र बटन पे कॉल करेंगे, उसके अंदर एक और फंक्शन चल रहा है ग्रीट यूज़र, उसमें हम पास कर रहे हैं मैसेज। अब ये मैसेज हमें कहाँ मिलेगा? इस ग्रीट यूज़र के फर्स्ट पैरामीटर में। तो ग्रीट यूज़र यहाँ पर इसके फर्स्ट पैरामीटर हमें वो मैसेज मिल जाएगा। शो आउटपुट, उसके अंदर हम दोबारा एक फंक्शन चला रहे हैं। इस शो आउटपुट में हम मैसेज को ही पास कर देते हैं। अब इस शो आउटपुट के भी फर्स्ट पैरामीटर में आपको मैसेज मिल जाएगा। हमें ये मैसेज मिल गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू आउटपुट। ठीक होगा जी। तो अब इसको हम ऐसा आउटपुट शो करवा देंगे। जी क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ पर ग्रीट यूज़र भी हो गया। हम कोई भी फंक्शन चला रहे होते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर लेट्स सपोज व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे,
तो यहाँ पे देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है यू क्लिक द बटन एट 17:29:15 सेकेंड्स, मतलब 5:29 और 15 सेकंड पे। अब इसका जो कोड है ये कोड है वेरिएबल नाउ इक्वल टू न्यू डेट। अब उस नाउ में से हम आवर्स को निकाल रहे हैं, मिनट्स को निकाल रहे हैं और सेकंड्स को निकाल रहे हैं। आउटपुट डॉट इनर HTML में पहला जितना भी कोड है उसी में ऐड कर दो। प्लस इक्वल लगा रहे हैं ना, अगर सिर्फ इक्वल लगाते तो वो उसको ही रिप्लेस कर देता जो पुराना इतना भी है। प्लस के पुराना भी जितना है और न्यू वाला BR एलिमेंट लगा रहे हैं सबसे पहले, ताकि पुराना जितना भी है वो फिर नेक्स्ट लाइन में ये वाला कोड आ जाए। यू क्लिक द बटन एट यू क्लिक द बटन एट द आवर कॉलन द मिनट कॉलन द सेकंड, और साथ ही दोबारा से BR का एलिमेंट लगा रहे हैं ताकि उसके बाद भी कोई कोड आए तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अच्छा, अगर ये हम टेल टाइम हर जगह ये लिख रहे होते हैं, लेट सपोज हमें हर फंक्शन में चाहिए कि जब जब हम उसको करें तो इतना कोड हमें लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है। अगर हमने टाइम दिखाना हो कि ये बटन कब क्लिक हुआ और जिस फंक्शन में हो रहा हो, तो हमें हर जगह जाके इस तरह ये कोड लिखना पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए हमारा कोड रिपीट हो रहा है ना, एक ही कोड है, इसको हम बार बार लिख रहे हैं, तो बार बार कोड को लिखने की बजाय हम उसको एक फंक्शन में ले जाते हैं। तो फंक्शन का मतलब ही ये है कि कोड को रिपीट ना किया जाए, इस वजह से हम फंक्शन को बनाते हैं। तो हमने इसको एक फंक्शन में ले लिया, फंक्शन का क्या नाम रख दिया, टेल टाइम। अब जहाँ जहाँ हमें टाइम की ज़रूरत होगी आप वहाँ पे इसको कॉल कर लें। यहाँ पे भी कॉल हुआ है यहाँ पर, और ग्रीट यूज़र भी जो हम कर रहे थे, ग्रीट यूज़र जब भी होगा कॉल शो आउटपुट के बाद टेल टाइम करते हैं। सेव किया तो ग्रीट यूज़र नेम पूछा, हम इसको लिख देते हैं काशिफ कर दें, तो यू क्लिक द बटन एट 17:31:45 पर शो आउटपुट में मैसेज नहीं हमें मिला, क्योंकि वो पहले प्लस लगने लगा वो साइन टेल टाइम में। टेल टाइम में नहीं लगा, नहीं सर, किधर गया, अच्छा ख़त्म कर दिया था। ग्रेट यूज़र ज़िशान वहीद, ओके, तो गुड नाइट ज़िशान वहीद। ये गुड नाइट क्यों आ रहा है बताएं ज़िशान भाई। उसके अकॉर्डिंग ही टाइम सेट किया होगा। हाँ मेरा ख्याल है, मुझे भी नहीं पता कि हमने क्या किया था, हमने आवर फिक्स कर दिया था ना मेरा ख्याल। नहीं अच्छा, हम गेट टाइम कर रहे हैं, हम गेट टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, गेट आवर्स। ज़िशान वहीद, ओके, तो गुड इवनिंग ज़िशान वहीद, यू क्लिक द बटन एट 17:32:57। जी, तो बार बार कोड रिपीट करने की बजाय हम उसको एक फंक्शन में ले आते हैं। तो यही चीज़ें हम इनपुट वैल्यू के साथ भी कर रहे थे, शो आउटपुट के साथ भी हमने यही किया हुआ है। तो टेल टाइम 1, टेल टाइम 2 और टेल टाइम 3 ये एक अलग अलग फंक्शन है कि जिसकी मदद से हम सिर्फ बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो यू क्लिक द बटन ऐड, यू क्लिक द बटन ऐड, और इस तरह। अब ये देखें वही कोड रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम टेल टाइम को ही कॉल कर दें और इस सब को स्किप कर दें, तो ये वर्क करेगा। तो टेल टाइम 1 करें तो यू क्लिक द बटन ऐड, फंक्शन विदिन अ फंक्शन, जी कर सकते हैं। नेस्टिंग फंक्शन जितने मर्जी कर दें, फंक्शन के अंदर फंक्शंस, उसके बाद फिर से फंक्शन, डिपेंड करता है। तो मतलब थोड़ी सी बढ़िया रिएक्ट में जब हम पहुँचेंगे, डेटाबेस वगैरह के साथ खेल रहे होंगे, तो एक फंक्शन बनाएंगे, उसको नेक्स्ट फंक्शन पे कॉल करेंगे,
उसका काम कंप्लीट होगा, उससे नेक्स्ट फंक्शन पे जाएंगे, डाटा को इस तरह पास करते जाते हैं साथ साथ। तो एट दी एंड जाके सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं, उस टाइम हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, या डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, या डाटा आप लोगों का अपलोड हो चुका है, इमेज अपलोड हो चुकी है, वीडियो अपलोड हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हम फंक्शन से पास होते होते एंड पे जाके उसको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। और हर फंक्शन में हम चेक कर रहे होते हैं कि एरर तो नहीं आ रहा है। एरर आ जाता है तो वहाँ पे ही फंक्शन ब्रेक हो जाता है और उसको हम नोटिफिकेशन की मदद से दिखा देते हैं कि फंक्शन ब्रेक हो चुका है। यूज़र को टोस्टिफाई ही शो होगा। उसके साथ साथ हम console.log भी कर रहे होते हैं ताकि हम console.log में खुद से भी चेक कर सकें। ऑल राइट जी, क्लियर है? यस यस। फंक्शन कैलकुलेट टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट कैलकुलेट करना आता है? यस सर। ओके जी। इस फंक्शन में भी हम सबसे पहले जब इस पे क्लिक करते हैं कैलकुलेट टेक्स्ट पे, कैलकुलेट टैक्स बटन। अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, कैलकुलेट टैक्स और कैलकुलेट टोटल इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स। टैक्स दोनों में ही कैलकुलेट हो रहा है, ऐसे ही है। इसमें प्राइस भी है और इसमें सिर्फ टैक्स है, हालांकि टैक्स दोनों में कैलकुलेट हो रहा है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ता, दोनों में हमने कैलकुलेट टैक्स वाला कोड यूज़ करना पड़ता हमें। तो इसको हम अब फंक्शन में ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, जैसे ही कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमसे क्या कर रहे हैं, प्राइस पूछ रहे हैं। प्रॉम्प्ट के ज़रिए हमने प्राइस एंटर कर देंगे हम, तो टैक्स रेट पे वो पहुंचेगा। टैक्स रेट कितना है, 17। तो वेरिएबल टैक्स इक्वल टू कैलकुलेट टैक्स, उसमें दो वैल्यू हम रिटर्न पास कर रहे हैं। फर्स्ट पैरामीटर में प्राइस और सेकंड पैरामीटर में टैक्स रेट है। अब जब ये फंक्शन कंप्लीट काम कर जाएगा और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो स्टोर हो जाएगी टैक्स में। ठीक हो गया जी। तो कैलकुलेट टैक्स में देखते हैं क्या काम हो रहा है। ये रहा कैलकुलेट टैक्स, प्राइस आ रही है, टैक्स रेट है। ठीक हो गया जी, प्राइस और टैक्स रेट है। वेरिएबल टैक्स इक्वल टू प्राइस को मल्टीप्लाई करो टैक्स रेट जो कि डिवाइडेड हुआ होगा 100 से। तो 17 को डिवाइड करो 100 पे, 0.17 इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो भी प्राइस होगी इसका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं टैक्स को, और ये स्टोर कहाँ पे होगा, कैलकुलेट टैक्स में। ठीक हो गया जी। इस कैलकुलेट टैक्स में जब ये वैल्यू आ जाएगी टैक्स की, वो स्टोर होगी टैक्स में, और नीचे हम HTML की मदद से क्या करें, टैक्स जो है वो किसके प्लस टैक्स कर दो, HTML में स्टोर हो गया। और अब शो आउटपुट की मदद से हम HTML को शो करवा रहे हैं, और इस HTML में क्या है, ये टैक्स है। इसको पहले ट्राई करते हैं एक बार। कैलकुलेट टैक्स एंटरप्राइज 1000 करें तो इसका टैक्स कितना बनेगा, 170। ओके किया तो टैक्स आपके पास 170 आ गया। 2000 करें तो 3400, 334। कैलकुलेट टोटल इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स। 1000 करते हैं तो टोटल प्राइस कितनी बनेगी इंक्लूडिंग टैक्स, 1170। 1000 का 17% 170, 1170 एंटर किया तो ये 1160 दे रहा है। क्यों दे रहा है, वहाँ पे हमने 16% लगाया होगा। तो यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे मज़ीद कोडिंग कुछ की जा रही है कि अगर प्राइस 1000 से कम है तो टैक्स रेट क्या करो 8, और अगर 1000 या 1000 से बड़ी वैल्यू है तो टैक्स रेट क्या करो 16%। इस तरह की जो लॉजिक्स है ना, ये वाली चीज़ें, बिल जो हमारे घरों में आता है, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी कह लें, उसमें टैरिफ एक बना होता है ना, इतने यूनिट से लेकर इतने यूनिट तक ये कॉस्ट है, उसके बाद यूनिट से लेकर इतने यूनिट तक ये वाली कॉस्ट है। तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं कि लेट सपोज इफ़ रीडिंग, यही वाला रीडिंग होता है जी दिला भाई, पक्की बात है।
इफ़ रीडिंग लेस देन और इक्वल टू 50, तो या फिर हाँ जी यूनिट्स कह लें, इफ़ यूनिट्स लेस देन और इक्वल टू 50, तो कॉस्ट जो होगी उसकी पर यूनिट की वो कितनी होगी? 8 रुपये। ठीक होगा जी। एल्स इफ़ यूनिट्स लेस देन और इक्वल टू 100, लेस देन और इक्वल टू 100, तो कॉस्ट जो है वो किसके बराबर होगी? 16 रुपये। 18 कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब मतलब कि 51 से लेकर 100 तक कॉस्ट जो होगी पर यूनिट वो होगी 18। अगर 100 से भी इंक्रीज़ हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 27 रुपये करते हैं। ठीक हो गया जी। मतलब 100 यूनिट से जैसे ही वैल्यू बढ़े तो 27 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट बन जाएगी। बाकी वे गवर्नमेंट वाले ना देख लें। ओके जी। तो जो आप वेरिएबल यहाँ पर करते हैं, असाइन करते हैं बार वगैरह, इसको आप यहाँ पर ही गेट कर लेते हैं, बाहर नहीं कर सकते ना ग्लोबल तौर पर? इसे नहीं कर सकते। वेरिएबल कर सकते हैं, आई थिंक वेरिएबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं वेरिएबल कर सकते हैं आपने बार Function- कॉस्ट लिखा ना, ABC var ABC इक्वल टू 1 2 3 कंसोल डॉट लॉग ABC। जी नहीं कर सकते। ABCD हाँ जी ये नहीं कर सकते। बाहर लिखा होगा तो अंदर कर सकते होंगे। ये ग्लोबल और उसका हाँ, इसमें अगर हम इसको फंक्शन के बगैर लिखें तो तब कर सकते होंगे। जी ये ब्लॉक स्कोप कहलाता है। ठीक है। ये ब्लॉक स्कोप कहलाता है। ये जब लेट और उसमें हम आएंगे ना वेरिएबल लेट कांस्टेंट वेरिएबल का टॉपिक, उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी। प्राइस इक्वल टू प्रॉम्प्ट के ज़रिए प्राइस ले ली और टैक्स रेट हमने कर दिया 17। हम इस तरह भी कर सकते थे, वेरिएबल टैक्स इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100। इसको स्किप कर देते। लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम दोबारा कहीं पे वो टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे भी हमें सेम चीज़ ही करनी पड़ेगी। हमें सेम चीज़ ही करनी पड़ेगी। तो हमारा कोड क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो इस कोड रिपीट करने से बचने के लिए ही हम इसको लेकर आ जाते हैं फंक्शन में। प्राइस और टैक्स रेट को हमने पास कर देना है कैलकुलेट टैक्स के फंक्शन में। और कैलकुलेट टैक्स में हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर में प्राइस, सेकंड पैरामीटर में टैक्स रेट आ जाएगा। और इसको हम क्या कर रहे हैं? प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? टैक्स रेट डिवाइडेड बाय जो 100 हुआ होगा। आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर लेट्स सपोज 1000, टैक्स रेट 17, ये वैल्यू बन जाएगी 0.17। वैल्यूज रिटर्न हम कर देंगे टैक्स को, या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न कर सकते हैं। तो बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। हमने डायरेक्ट ही रिटर्न कर देना है। जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगी। जी टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया जी। इसी को डायरेक्ट रिटर्न कर दें। कैलकुलेट टैक्स में वो वैल्यू आ जाएगी, टैक्स आ जाएगा और वो आपको शो करवा देंगे। उसी तरह नीचे कैलकुलेट टोटल। तो मुझे ये
दो पैरामीटर्स जो आपने पास किए ये कहाँ से वैल्यू कट कर रहे हैं इसमें समझ लगे यहाँ से हम पास कर रहे हैं ना, ये ठीक है कैलकुलेट टेक्स्ट बटन। ये फंक्शन तब काम करेगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। बटन पे क्लिक करते ही प्रॉम्प्ट के ज़रिए प्राइस पूछेगा और टैक्स रेट हमने हार्ड कोड ही किया हुआ है। प्राइस यूज़र देगा, टैक्स रेट 17 होगा। यहाँ से कैलकुलेट टैक्स में हम उसको पास कर देंगे। प्राइस और टैक्स रेट जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी, टैक्स के। ठीक हो गया जी। तो HTML इक्वल टू टैक्स प्लस टैक्स, मतलब ये हम मैसेज अब पास कर रहे हैं जी। और शो आउटपुट में हम HTML दिखा देते हैं उसको। और कैलकुलेट टैक्स में क्या आ रहा है, प्राइस और टैक्स रेट आ जाता है, तो उसको हम कैलकुलेट करके रिटर्न कर देते हैं कैलकुलेट टैक्स में। अब कैलकुलेट टोटल में, ओके जी, ये कैलकुलेट टोटल हो रहा है, लेकिन एक और फंक्शन बना है कैलकुलेट टोटल बटन। ये फंक्शन तब काम कर रहा है जब हम उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं। यूज़र से प्राइस पूछी जा रही है, अगर प्राइस नहीं होगी तो वो क्या कर देगा, टोस्टिफाई वेरिएबल टोटल। टोटल क्या है, किसके बराबर है, कैलकुलेट टोटल के, और उसमें हम पास क्या कर रहे हैं, प्राइस से। तो कैलकुलेट टोटल में देखें अब क्या हो रहा है, प्राइस आ रही है वहाँ से जी, यूज़र जो भी पास कर रहे हैं। अगर तो प्राइस लेस देन 1000 होगी, मतलब 0 से लेकर या 1 से लेकर 999 तक होगी, तो टैक्स रेट पड़ेगा 8 है। अगर वैल्यू इससे बड़ी होगी तो टैक्स रेट पड़ेगा 16। ठीक हो गया। अब हम टैक्स, हमारे पास टैक्स रेट आ गया, प्राइस भी आ गई, जी, तो वेरिएबल टैक्स इक्वल टू कैलकुलेट टैक्स कर रहे हैं। प्राइस पास कर दें, टैक्स रेट पास कर दें, वैल्यू वहाँ से जो भी आएगी आपके पास स्टोर हो जाएगी टैक्स में। वेरिएबल टोटल इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स और रिटर्न कर दें टोटल को। रिटर्न होके आपके पास ये स्टोर हो जाएगी इसमें। ठीक हो गया जी। कैलकुलेट टोटल में रिटर्न स्टोर होगी, और अब कैलकुलेट टोटल बराबर बन जाएगा टोटल के। तो लेट HTML इक्वल टू टोटल प्लस मैथ डॉट राउंड कर दें, क्योंकि ये ना आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज़ देगा फ्लोटिंग पॉइंट्स में। तो जब राउंड करेंगे तो जो भी उसके इंटीजर वैल्यू नियरेस्ट होगा वो वैल्यू बन जाएगी और स्टोर हो जाएगी HTML में। उसके बाद हम शो आउटपुट की मदद से HTML में दिखा रहे हैं जी। किसी भाई को समझ ना लगी हो तो पूछ लें जी। उस्मान भाई, सबसे पहले घबराना नहीं है जी। फैसल भाई, निशान भाई ठीक है सर। जी, मुजम्मिल भाई जी, उसामा भाई रिपीट कर दें। कौन सा, दो कैलकुलेट टोटल बटन वाला। अच्छा जी, ये जो फंक्शन है ना, ये हम इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहे हैं। जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं कैलकुलेट टोटल इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स, जैसे हमने कॉल किया, फंक्शन जो कॉल हुआ है वो ये वाला हुआ है। अब देखें, सबसे पहले हो क्या रहा है, प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया जी। इसको हम कर देते हैं कैंसिल, तो वो देखिए साथ ही आ गया टोस्टिफाई प्लीज़ एंटर प्राइस है, क्योंकि उसको प्राइस नहीं मिली, उसने टोस्टिफाई कर दिया और आपका कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक ही चला, क्योंकि नीचे जाके हम इसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखें, हमने रिटर्न नहीं किया हमने अभी तक, तो यहाँ पर वो फंक्शन बाकी नीचे भी चला है और टोटल उसने दे दिया हमें 0। तो प्राइस नहीं है तो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करते जाएं वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ताकि वो नीचे तक पहुँचे ही ना। तो अब देखें, कैलकुलेट टोटल इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स, कैंसिल करें तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। तो अगर हम उसको दे देते हैं प्राइस 1000 दे दिया हमने, ठीक हो गया जी। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। तो टोटल इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं कैलकुलेट टोटल, उसमें हम पास कर रहे हैं प्राइस। प्राइस क्या है 1000। ठीक हो गया जी। अब ये कैलकुलेट टोटल का फंक्शन चलेगा।
कैलकुलेट टोटल के फंक्शन में क्या आ रहा है, प्राइस है, यहाँ पर क्या आएगी प्राइस 1000, ठीक हो गया जी, प्राइस आपके पास 1000, तो क्या 1000 लेस देन 1000, कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स है, तो ये वाला कोड ही नहीं काम करेगा, एल्स वाला कोड काम करेगा। टैक्स रेट हमारा क्या हो जाएगा 16। अब हमारे पास टैक्स रेट क्या है, ओ प्राइस क्या है बताएं, प्राइस जो यूज़र ने हमें एंटर की थी यहाँ पे 1000 है, 1000 और टैक्स रेट कितना है 16। अब फंक्शन चलेगा कैलकुलेट टैक्स का, तो कैलकुलेट टैक्स में देखें क्या हो रहा है, प्राइस आपके पास है कितनी है 1000 और टैक्स रेट कितना है 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 100 0.16, 0.16 को मल्टीप्लाई बाई करें 1000 से, वैल्यू बनेगी आपकी 160, रिटर्न कर दें 160, वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी कैलकुलेट टैक्स में। अब कैलकुलेट टैक्स कितना बन गया है 160 है ना, कैलकुलेट टैक्स जो बन जाएगा 160 है, तो वेरिएबल टैक्स इक्वल टू क्या है 160 है, और प्राइस कितनी है 1000 प्लस 160, टोटल कितना बन गया 1160 है, रिटर्न कर दें टोटल, कैलकुलेट टोटल में आपके पास क्या वैल्यू आ गई 1160 है, कैलकुलेट टोटल में जहाँ पर आपने 1000 भेजा था अब ये वैल्यू बन चुकी है 1160 है, तो टोटल हमारे पास क्या आएगा 1160 ही आएगा, ठीक हो गया जी, इस तरह ये काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 1001 वैल्यू पास कर दें, ओके करें 16 तो पे ही आएगा फिर भी, टैक्स देखें 170.17 बन रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर वही वैल्यू पास करें 1001, तो ये आपको 1161 है, एक्चुअल में वहाँ पे 17% हो रहा है, यहाँ पे हम इसको अभी 17 ही करते हैं, 1001 170.17 1001, अब उसकी टोटल प्राइस इक्वल टू टैक्स क्या बननी चाहिए 1170.17, लेकिन यहाँ पे वैल्यू देखें 1171, ठीक है जी, वो क्यों हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे मैथ डॉट राउंड लगाया हुआ है, अगर ये नहीं लगाते तो वो राउंड ऑफ नहीं करता और आपको उसमें ही वैल्यू पास कर देता, ये देखें 17 में, अगर सील कर देते तब क्या वैल्यू बनती 1000 जमा 170.17 वैल्यू बनेगी 1170.17, इसको मैथ डॉट सील करें तो ध्यान में क्या वैल्यू बनेगी मैथ डॉट सील 1171 बन जाएगी, ठीक हो गया जी, फ्लोर करते तो 1170 ही रहती, तो बस ध्यान रखें कोई बिलिंग मशीन बना रहे हो तो सील ना लगा दीजिएगा, लड़ाइयाँ हो जानी हैं, यही बात है ना, मतलब जैसे जैसे प्लस प्लस होता जाएगा, किसी का 100 रुपये 1 पैसे भी बन रहे होंगे, उसने कर देना 101 रुपये, वो दोबारा नेक्स्ट काउंटर में जाएगा, वहाँ पे भी ये चीज़ हो रही होगी अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो हर फार्मेसी में ही है, पर इसमें वो मैथ डॉट सील तो नहीं ना कर रहे हाँ जी, ये क्लियर है, ओके जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे।
4 चैप्टर है बस। बस पक्की बात है, 3 बटन है ये बस, जिसमें से इफ एल्स आप लोगों को पहले ही आता है, जी आता है ना? इफ एल्स आता है? नहीं आता जी जी फारूक साहब आप बताएं, पढ़ें आगे? नहीं पढ़े? तो सर साहब कह रहे हैं आज अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जी सर खालिद साहब आप बताएं। सबके साथ चलिए सुभान भाई पे छोड़ते हैं जी, सुभान भाई। अच्छा आप रिजवान भाई से पूछ रहे हैं, रिजवान भाई ने तो कहना आगे पढ़े। फिर क्यों मेरे अच्छा लगी था? अच्छा जी उस्मान भाई आप बताएं। तलहा 3 में से भी 2 बटन है, टाइम बहुत है ना, पढ़ लें फिर। सर नहीं, आप वो कैलकुलेटर का जो हम कह रहे थे वो आप असर कर सकते थे, ये लाजमी हमने आगे बढ़ना है। कैलकुलेटर का आपने कहा था ना वो असाइनमेंट देनी है, अगर आपने देनी है असाइनमेंट फिर वो तो देनी है। तो फिर सर जी उसका पढ़ा भी हुआ है भाई। ये देख लें बस एक बार, इफ एल स्टेटमेंट का कोड ये आप लोगों को आता है, कोड ये आप लोगों को आता है। न्यू डेट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेट की, उसकी डाटा टाइप क्या होगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से उस न्यू डेट में से गेट डे करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 3 या 4 जो भी आज क्या आएगी? आज क्या बताएं ना, आज करें कौन? तीन मंगल बुध जुमेरात है ना आज। 1 2 3 4 4 वैल्यू आएगी। स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से होता है। 0 से। 0 संडे 0 संडे, ठीक हो गया जी। पीर तो मंगल आपके बुध पास आज वैल्यू जो आएगी वो 4 4 आएगी। तो इफ़ टुडे इक्वल टू 0 तो अलर्ट करेगा संडे संडे, तो क्या कंडीशन ट्रू होगी? 9 टुडे बराबर है 1 के, टुडे बराबर है 2 के, टुडे बराबर है 5 के, तो क्या फिर कोड चलेगा एल्स वाला एल्स का, इट्स सम अदर डे। अब हम इफ़ एल्स करते हैं तो हमारे पास अलर्ट क्या होना चाहिए? इट्स सम अदर डे, ठीक होगा जी। तो ये वाला बटन तो हो गया आपका स्विच। बस मैं हाउ नो दे देता हूँ, इसको हम बाद में ही पढ़ लेंगे। ये जो है ना इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट, हम इस तरह ही कितना के कोड लिखें बार बार। अभी तो समझे कि कुछ लाइनों का कोड है, एक वक्त आएगा जब आपके पास कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इफ़ टुडे इक्वल टू 0 या टुडे बराबर है 1 के, या टुडे बराबर है 2 के, या टुडे बराबर है 3 के, तो आप इस तरह ही इफ़ में आप चेक कर सकते हैं कि कोई एक वैल्यू हो। हम अक्सर 10-10 20-20 वैल्यूज़ भी चेक कर रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। तो वो इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए किया जा सकता है और लोगों को ये आसान भी लगता है, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट है ना बहुत आसान है ये चीज़, मुश्किल स्विच स्टेटमेंट भी नहीं है। लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट ये है, तो अभी मेरे ख्याल रहने दें, अभी रहने दें, तो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, तो बाकी क्लियर है? यस सर।